देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, एक लंबी गैप के बाद आज फिर से हम लोग एक कानून के सेगमेंट में कानून की दो बातें इस सेगमेंट में कंप्लेंट केस के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस कानून की दो बातें में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इसमें हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं कंप्लेंट केस के बारे में। दोस्तों, हमारे हाथ में ये जो किताब है, ये किताब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये जो किताब है, तो जितने भी क्रिमिनल केसेस है, जितने भी आपराधिक मामले हैं, उस मामले में किस प्रकार के प्रोसीजर का एडॉप्शन किया जाए, मैजिस्ट्रेट के पावर क्या है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर क्या है, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर क्या है, एडिशनल सेशन जज के पावर क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पावर क्या है, इसमें सारी बातें हैं। और वारंट कब इश्यू किया जाता है, बेल कब दी जाती है, एंटिसिपेटरी बेल कब मिलती है, रेगुलर बेल कब मिलती है, इसके बारे में तमाम जानकारी इसमें दी है। उसके बाद में पनिशमेंट कैसी दी जाती है, तो अपील कब की जाती है, तो तमाम बातें इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। दोस्तों, जब भी किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है, तो वह शख्स पुलिस थाने में जाकर वहां पे अपनी फरियाद दर्ज करता है, शिकायत दर्ज करता है। किसी ने पत्थर मार के किसी का सर फोड़ दिया हो, किसी को गाली दी हो, किसी लड़की के साथ, महिला के साथ छेड़छाड़ हुई हो, किसी महिला के साथ दुष्कर्म बलात्कार किया गया हो, किसी का मर्डर किया गया हो, किसी के घर में चोरी की गई हो, और किसी के साथ में छीना झपटी करके कोई चीज छीनी गई हो, जहां कहीं पर किसी ने, चार लोगों ने रास्ते पर कोई बंदूक, कोई औजार दिखाकर कोई रकम लूट ली गई हो, ऐसा कोई भी अपराध जब किया जाता है, तो पीड़ित सबसे पहले जाकर पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करता है। तो ये शिकायत किस प्रकार दर्ज हो सकती है? देखिए, एक शहर के अंदर में या ग्रामीण इलाके में एक पुलिस थाना होता है, तो जिस पुलिस थाने के हद में वो घटना घटी है, जिसके जुरिडिक्शन में वो घटना घटी है, उसी थाने में आपको शिकायत देनी पड़ेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके लिए दो सेक्शन दिए हैं। पहला सेक्शन है, धारा है 154, और दूसरा सेक्शन है धारा 155। तो जब भी हमने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी का सर फूटा है, किसी को चाकू से जख्मी कर दिया गया है, किसी को गाली दी गई है, किसी के घर में चोरी हुई है, तो इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसी जब भी अपराध घट जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति को जिस हद में वो अपराध घट चुका है, उस थाने में जाकर लिखित स्वरूप में शिकायत देनी चाहिए, या जाकर मौखिक वहां पर फरियाद देनी चाहिए। तो वहां का जो थानेदार है, वहां का जो इंचार्ज है, वो वहां पर राइटर को कहेगा कि इसकी कंप्लेंट लिख लीजिए, और ऐसी घटना घटने के बाद में जो जिस सेक्शन के तहत, इंडियन पिनल कोड 1860, इसके तहत में, जिस सेक्शन के तहत में अपराध हुआ होगा, तो अपराधी का नाम और फरियादी का नाम उसमें
नमूद करके उसमें अपराधी के खिलाफ में सेक्शन दाखिल किया जाना जरूरी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सारे मामले बढ़ जाएंगे या पुलिस पे दबाव आ जाता है और हम वहां जाके जब भी शिकायत दर्ज करते हैं तो वहां का जो थानेदार होता है वो उसका कॉग्निजेंस लेता नहीं है और सेक्शन 155 उसको बोलते हैं एनसी मैटर, और वहां वो एनसी मैटर में वो उसको दर्ज किया जाता है। तो जब भी मामला सीआरपीसी 154 के तहत में आपराधिक मामला दर्ज होगा तभी ही अपराधी को हिरासत में लिया जाएगा, तभी उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी उसकी चार्जशीट बनेगी, तभी उसकी चार्जशीट उस न्यायालय को भेजी जाएगी और उसके खिलाफ में आपराधिक मामला मुकदमा कोर्ट में चलाया जाएगा। लेकिन यदि आपने शिकायत दी है और थानेदार ने या वहां के बीट जमदार ने या राइटर ने सेक्शन 155 सीआरपीसी 1973 के तहत अगर मामला दर्ज किया होगा तो उस अपराधी को कभी भी हिरासत में लिया जाएगा नहीं, उसके खिलाफ में कभी भी इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं, उसको हिरासत में लिया जाएगा नहीं और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने कभी पेश किया जाएगा नहीं और उसके खिलाफ में कभी भी आपराधिक मामला चलाया जाएगा नहीं। आपके साथ आपराधिक घटना घटी है, चाहे आपका सर फूटा है, आपके बहन के साथ में छेड़छाड़ हुई है, आपके पत्नी के साथ में छेड़छाड़ हुई है, या किसी के साथ में महिला के साथ में बलात्कार हुआ है, किसी को चाकू से जख्मी कर दिया गया है, किसी का मर्डर किया गया है, किसी का घर में चोरी हुई है और आपने शिकायत थाने में दी और उसके ऊपर में अगर कोई 24 घंटे के अंदर में कोई कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हुई, एफआईआर अगर नहीं बनाया गया, तो फिर अगर वो ग्रामीण का मामला है तो आप उसके वरिष्ठ अधिकारी रूरल के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनके तरफ में आप वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत दे सकते हैं। अगर वहां पर शहर का मामला है और वहां पर आपके यहाँ पुलिस कमिश्नर है और थाने में आपके शिकायत के ऊपर में कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आप पुलिस कमिश्नर को अर्जी दे सकते हैं। एसपी के पास और सीपी के पास भी आपने फरियाद दाखिल करने के बाद भी अगर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ और अपराधी के खिलाफ में अपराध दर्ज नहीं हुआ तो फिर आप आपके जोन के जिसे इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, या कहीं पर उसको कहीं पर उसको बोला जाता है स्पेशल आईजी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक या महानिरीक्षक, वहां पर भी आप तीसरी अर्जी दे सकते हैं। वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिला तो आपके स्टेट में एक डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महासंचालक कहते हैं, वहां आप फरियाद दर्ज कर सकते हैं। अपराध घटने के बाद आपने थाने में शिकायत की या एसपी के पास शिकायत की, पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत की, उसके बाद में आईजी के पास शिकायत की या स्पेशल आईजी के पास शिकायत की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास शिकायत की और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी आपने शिकायत करने के बाद भी आपको अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आप अपने मामले में किसी वकील को नियुक्त कर सकते हो। फिर आपके जो अधिवक्ता है वो थानेदार को आपके तरफ से एक नोटिस लिखित में भेजा जाएगा और उनको 7 दिन का या 15 दिन का समय दिया जाएगा। कहा जाएगा कि पीड़ित के साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है, यह व्यक्ति अपराधी है, यह तारीख को पीड़ित ने या पीड़िता ने शिकायत दर्ज की है, आपने आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है तो आप इसका संज्ञान लें और सीआरपीसी 154 के तहत में अपराधी के खिलाफ में अपराध दर्ज करें। उसके 7 दिन के बाद और 15 दिन के बाद भी अगर
थानेदार अगर उस अपराधी के खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज करता नहीं है तो फिर हमारे पास में एक विकल्प है जिसे कहा जाता है कंप्लेंट केस। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 156(3) में इसका प्रावधान किया गया है। तो फिर आप अपने जितने भी आपने रिपोर्ट, जितने भी आपने शिकायतें थाने में दी है, एसपी को दी है, पुलिस कमिश्नर को दी है और आईजी को दी है, स्पेशल आईजी को दी है, डीजीपी को दी है, वो सारी उसकी जो ओसी है वो सारी कॉपीज आपके अधिवक्ता के पास देने के बाद एक क्रिमिनल एप्लीकेशन बनाया जाएगा और 156(3) के तहत में यह प्रकरण जिला लेवल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास में यह मामला दर्ज किया जाता है कि पीड़ित ने या पीड़िता ने आपराधिक घटना के खिलाफ में थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन थानेदार ने कोई संज्ञान लिया नहीं है, अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ नहीं है, तो पीड़ित या पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और आप उस थानेदार को अपराधी के खिलाफ में अपराध दर्ज करने का आदेश मंजूर करें। अभी ये सीजीएम के पास एप्लीकेशन जाने के बाद कुछ आपराधिक मामलों में 1 साल की सजा है, कुछ आपराधिक मामलों में 2 साल की सजा है, कुछ आपराधिक मामलों में 7 साल की सजा है और कुछ आपराधिक मामलों में 7 साल से ज्यादा सजा है। तो 156(3) में क्रिमिनल एप्लीकेशन सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में दाखिल करने के बाद में और एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 190, उसमें जिस आपराधिक मामले में केवल 1 साल की अगर सजा है तो वो मामला सीजेएम जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो क्लास 2 मैजिस्ट्रेट के पास में वो जो क्रिमिनल एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करते हैं, या 1 साल से ज्यादा और 7 साल तक अगर उस आपराधिक मामले में सजा है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के तरफ में ये आपराधिक मामला भेजा जाता है। और जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा है, जैसा बलात्कार है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, कैपिटल ऑफेंस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट है, ऐसा अगर मामला है तो वो मामला जो है वो एडिशनल सेशन जज के पास या सेशन जज के पास में इस मामले को भेजा जाता है। उसके बाद में कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है और मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लिया जाता है। आपने जो भी अर्जी थानेदार को दी, एसपी को दी, पुलिस कमिश्नर को दी, आईजी को दी, उसके बाद स्पेशल आईजी को दी, डीजीपी को दी, वो सारी जो एप्लीकेशन है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर उसके जब वो घटना घटी उसमें कोई साक्षीदार है, गवाह है, उनको भी बयान लिए जाते हैं और जब उस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, आपराधिक मामला इसमें घटा है, तो फिर मैजिस्ट्रेट थानेदार को ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए कि सर फोड़ा है और 324 का अपराध हुआ है या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट आईपीसी 354 का मामला अपराधी के खिलाफ में दर्ज किया जाए ऐसे ऑर्डर करते हैं। या अगर सर फोड़ दिया है तो 324 के तहत में मामला दर्ज किया जाए। अगर जानलेवा हमला हुआ है, बहुत बड़े जख्म हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, तो उसमें अपराधी के खिलाफ में 307 का मामला दर्ज किया जाए ऐसा आदेश करते हैं। वो आदेश मिलने के बाद फिर थानेदार को बिल्कुल उस एफआईआर बनाना पड़ता है, अपराध दर्ज करना होता है और उस अपराधी को हिरासत में लेकर उसको 24 घंटे के अंदर में उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको दी है। जब भी पीड़ित के साथ अन्याय होता है, पीड़िता के साथ अन्याय होता है, उनके साथ जब आपराधिक घटना घटती है और
अपराधी भाग जाता है और जब आप थाने में शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर में जब भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो आपके पास में विकल्प है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 156(3) के तहत में आप अपने अधिवक्ता के हाथों आप CJM के पास मामले को दर्ज कर सकते हैं और उसमें उस अपराध में जितना भी सजा का प्रावधान होगा, फिर उस सजा के प्रावधान के हिसाब से वह मामला मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर किया जाता है और वहां पर उसकी सुनवाई होती है और मैजिस्ट्रेट थानेदार को अपराध दर्ज करने का आदेश देता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि यदि पुलिस आपके साथ घटी हुए घटना का संज्ञान लेते नहीं है, अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं करते हैं, तो आप अदालत में जाकर अपना क्रिमिनल एप्लीकेशन दाखिल करके आप इंसाफ को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जानकारी कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग नई वकालत शुरू कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो पत्रकार है उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो संगठन चलाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो नेता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हमने आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 156(3) के तहत में जो जानकारी दी है, 156(3) के बारे में जो जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल फोन पे संपर्क करके आप अपने कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेज सकते हो। अब एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाजत दीजिए। अगली बार कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हम कानून के नई जानकारी के साथ रूबरू होंगे। अभी जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।